Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. Today our topic is how to translate longer sentences into English. Translation is an art. You can learn it by practice. Translation from one language to another is the just game of words. If one possesses proper knowledge of words of the both languages, translation becomes a child's play. आज हम लोगों का जो कंसेप्ट है ट्रांसलेशन का वो देखेंगे। लंबे वाक्यों को कैसे अनुवाद करते हैं चुटकियों में। हमारे चैनल पर नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली टीचिंग। हम लोग केवल अध्ययन करेंगे, टीचिंग करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है, इसे ध्यान से देखें। टॉपिक ये है कि लंबे सेंटेंस को हम अनुवाद कैसे करें अंग्रेजी में। इसे ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि इसके कंसेप्ट को कंप्लीट समझें। यदि 3 से अधिक शब्दों का वाक्य हो, उसे अनुवाद करने के लिए एक बहुत सरल नियम है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो क्रम होता है वर्ब का होता है और इसके बाद वर्ब, इसके बाद वाक्य के अंत में यानी वर्ब के क्रम होते हैं। अंत में चले जाएं और बारी बारी से हिंदी शब्दों का अंग्रेजी लिखते हुए दाएं से बाएं आए। यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखें, इसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ आएं। ऐसा करने पर सभी शब्द अपने स्थान पर आ जाएंगे और लंबा से लंबा ट्रांसलेशन बन जाते हैं। यह नियम सभी टेंसेज में लागू होते हैं, केवल वर्ब टेंस के अनुसार बदलता है। यह जो नियम है प्रत्येक टेंस में लागू होता है, केवल वर्ब ही बदलता है टेंस पर, टेंस के अनुसार वो बदल जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कृष्णा टॉकीज में शीला के साथ फिल्म देखता हूँ। इसका हम अनुवाद करेंगे। जैसे पहले हम लोगों का ये सब्जेक्ट हुआ मैं, और देखना जो है ये वर्ब हुआ। इसको पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस तरह करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई वॉच ए फिल्म। अब हम सब्जेक्ट और वर्ब का अनुवाद हो गया, ये भी हो गया। अब क्रिया के बाद वर्ब के बाद हम पीछे हटते हैं। फिल्म के साथ के अंग्रेजी लिखेंगे विद शीला। विद शीला के साथ की अंग्रेजी हुई शीला हो गया। इसके बाद टॉकीज, कृष्णा टॉकीज में, तो मे का क्रम आ गया। इन द कृष्णा टॉकीज, कृष्णा टॉकीज। इस तरह इसका अनुवाद हो गया। पहले हमने बनाया मैं देखता हूँ, यानी सब्जेक्ट का क्रम, अब वर्ब का क्रम। अब वर्ब के बाद हम धीरे धीरे दाएं से बाएं आ जाते हैं। शब्द अपने उचित क्रम में चले जाते हैं और ट्रांसलेशन उसका बन जाता है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है कि हम लोग गांव में होली के अवसर पर मिठाइयाँ बांटते हैं। इसे बनाएंगे हम लोग बांटते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये सारे सेंटेंस जो है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। पहले बनाएंगे वी, हो गया हम लोग का। इसके बाद बांटते हैं कि अंग्रेजी लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट।
अब मिठाइयाँ की अंग्रेजी होगी स्वीट्स, ये हो गया। इसके बाद इस क्रम पर आएंगे अवसर पर की अंग्रेजी लिख दें ऑन द ओकेजन ऑफ होली, ये हो गया ऑन द ओकेजन ऑफ होली, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद मेक आ गया, फिर मेक की अंग्रेजी लिख देंगे इन अब आवर विलेज। इस तरह इसका ट्रांसलेशन बन गया कि वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ होली इन आवर विलेज। अब हम थर्ड सेंटेंस है हम लोग मार्च महीने में धूमधाम से होली मनाते हैं। पहले बनाएंगे कि हम लोग मनाते हैं, हम लोग होली का उत्सव मनाते हैं, यानी वी सेलिब्रेट बन गया। पहले हम लोग की अंग्रेजी लिख दिया गया वी। इसके बाद मनाने की अंग्रेजी होती है सेलिब्रेट, उत्सव मनाने की अंग्रेजी वी सेलिब्रेट। अब हम इधर से लिखेंगे होली, ये भी हो गया। अब इधर आ जाएंगे धूमधाम से, पंपसली, ये भी हो गया। अब मे की अंग्रेजी हम लिखेंगे यहाँ तक। मे की अंग्रेजी इन होती है इन द मंथ ऑफ मार्च, यहाँ लिख देंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। इस तरह इसका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया कि वी सेलिब्रेट होली पंपसली इन द मंथ ऑफ मार्च। अब है फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है कि मैं आकाश में पतंग उड़ाता हूँ। पहले बनाएंगे मैं उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट। ये तो थोड़ा छोटा सेंटेंस है, उतना बड़ा नहीं है, उतना लंबा नहीं है। वी फ्लाई ए काइट इन द स्काई। अब जो है लास्ट सेंटेंस इसमें जो है वह गांव में महल के सामने मंच पर गीत गाता है। वह गांव में महल के सामने मंच पर गीत गाता है। पहले बनाएंगे कि वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही। अब गाना की अंग्रेजी सिंग होती है, तो इसमें एस लग जाएगा। ही सिंग्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगाते हैं, ही सिंग्स। अब गीत की अंग्रेजी लिखेंगे ए सॉन्ग। मंच पर क्या लिखेंगे, पर अंग्रेजी ऑन द स्टेज। अब ऑन द स्टेज हो गया कि सामने की अंग्रेजी होती है इन फ्रंट ऑफ। अब इधर आ जाए थोड़ा सा, महल के सामने इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। फिर आ जाए मे की अंग्रेजी लिखें। मे की अंग्रेजी होती है इन, और सबसे जो अंत में आया है गांव, तो लिख देंगे द विलेज। इस तरह इसका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। ही सिंग्स ए सॉन्ग ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इन द विलेज। अब हम कुछ और लंबे सेंटेंस देखें। अब जो हम एक अगला सेंटेंस जो है 6 नंबर है। इस प्रकार है कि हमारे घर के सामने बगीचे में कुएं पर रमेश अपने हाथ में एक किताब लिए खड़ा है।
इतना लंबा सेंटेंस का अगर अनुवाद करना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे प्रधान उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं। प्रधान उपवाक्य को देखेंगे, मुख्य वाक्य इसमें क्या है, प्रधान उपवाक्य नहीं तो मुख्य वाक्य क्या है। तो मुख्य वाक्य जो इसमें है, रमेश ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वर्ब यहाँ है खड़ा है। पहले इसका हम बना लेंगे, इसको पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे। पहले रमेश लिखेंगे, सब्जेक्ट रमेश इज, खड़ा की अंग्रेजी होती है स्टैंड, स्टैंडिंग हो जाएगा, रमेश इज स्टैंडिंग। अब इधर हम हटेंगे पीछे की तरफ, एक किताब लिए तो हो जाएगा, एक किताब लिए यानी किताब के साथ, विद ए बुक, विद ए बुक ये हो गया। और हम पीछे हटते हैं, अपने हाथ में, मैं की अंग्रेजी लिख दें, इन, अपने हाथ की अंग्रेजी हो जाएगी हिज हैंड। अब इसको छोड़ देंगे, सब्जेक्ट है ये। अब यहाँ पर फिर आ जाएंगे कुएं पर, तो हो जाएगा ऑन द वेल। और पीछे हटे, बगीचे में, इन द गार्डन, और के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब जो है हमारे घर, तो लिख देंगे आवर हाउस, आवर हाउस। अब ये ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। रमेश इज स्टैंडिंग विद ए बुक इन हिज हैंड ऑन द वेल इन द गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ये हो गया। अब देखें एक विशेष नोट, कुछ लंबे सेंटेंस के विशेष नोट देखें। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रीपोजिशन आता है, तब सबसे पहले आने वाला नाउन वाक्य का कर्ता होता है। ऐसे वाक्य की बनावट होती है, पहले नाउन, प्रीपोजिशन, पुनः नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, यानी और भी हो सकता है। इसे हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है इसमें, संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। अब हम यहाँ शुरू करेंगे, ये सब सब्जेक्ट हो गया। कीमत, तो कीमत की अंग्रेजी लिख दे, द प्राइस हो गया। अब की ऑफ लिखे, वस्तुओं की, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, खाने पीने की वस्तुओं की अंग्रेजी होती है फूड आर्टिकल्स, तो पूरे में हम लिख देंगे फूड आर्टिकल्स। ये हो गया फूड आर्टिकल्स, खाने पीने की वस्तुओं की अंग्रेजी हो गई, खाने पीने की वस्तुओं की अंग्रेजी हो गई फूड आर्टिकल्स। अब मे की अंग्रेजी हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इन हो जाएगा। फिर अब आ जाएंगे इधर सभी देशों, ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, और यहाँ हो जाएगा के संसार, तो ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह ये जो सेंटेंस हुआ
द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ बताया गया है, पहले ही बता दिया गया है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अब देखिए जैसे कि नाउन फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर यहाँ प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है। तो सबसे पहले जो नाउन आता है इसमें प्राइस, जो सिंगुलर है, जिसके अनुसार हम है की अंग्रेजी इज लिखेंगे, और जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसके लिए आईएनजी फॉर्म लगता है, तो हम लगा देंगे। बढ़ने की अंग्रेजी इंक्रीज होती है, इंक्रीज में आईएनजी ऐड कर दिए, हो गया इंक्रीजिंग। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। इस तरह हो गया। अब देखें दूसरा वाक्य, सेकंड सेंटेंस। संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, द प्राइस अब की अंग्रेजी लिख देंगे ऑफ, फिर इधर आ जाइए बुक्स, फिर इधर आएंगे इन, अब ये बचा सभी देशों में। सभी देशों में अंग्रेजी होती है ऑल द कंट्रीज, ये भी हो गया। अब इसमें लास्ट जो है के संसार, के की अंग्रेजी भी ऑफ होती है, यानी काके की अंग्रेजी ऑफ होती है। फिर हम लिखेंगे ऑफ, और संसार की अंग्रेजी लिखेंगे द वर्ल्ड। इस तरह सब्जेक्ट के रूप में इतना फ्रेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर नाउन प्रीपोजिशन पुनः नाउन, फिर प्रीपोजिशन पुनः नाउन, फिर प्रीपोजिशन। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें नाउन प्रीपोजिशन जो आ रहा है, तो फर्स्ट नाउन के अनुसार हम क्रिया का उपयोग करेंगे। क्रिया का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। फर्स्ट नाउन इसमें है प्राइस, प्राइस जो सिंगुलर है तो लिख देंगे इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। इस तरह इसका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। अब हम लास्ट सेंटेंस पर आ रहे हैं, थर्ड सेंटेंस, तीसरा। इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी है। देखें लास्ट सेंटेंस, पत्तियां की अंग्रेजी लिखेंगे, लीफ मीन्स पत्ता होता है, बहुवचन में लिखेंगे। लीफ का बहुवचन होता है लीव्स, लीव्स। और की अंग्रेजी यहाँ कर देंगे ऑफ, की अंग्रेजी हो गई ऑफ। फिर आ जाए सभी वृक्षों, लिख देंगे ऑल द ट्रीज। फिर आ जाए के की अंग्रेजी लिख देंगे ऑफ। फिर आ जाए इधर जंगल, इस जंगल के ऑफ हो गया। फिर इस जंगल के लिखेंगे दिस फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट। इसके बाद अब वर्ब का क्रम आ गया, तो देखेंगे नाउन प्रीपोजिशन पुनः नाउन, फिर प्रीपोजिशन पुनः नाउन। तो फर्स्ट जो नाउन है लीव्स है, जो प्लूरल बता रहा है, तो इसके अनुसार हम यहाँ लिखेंगे आल, और लास्ट में ये हो जाएगा हरी है, यानी ग्रीन। इस तरह इसका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ग्रीन।